नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज सबसे हॉट टॉपिक जो है वो तो मोदी जी की रशिया विज़िट है। और ताज्जुब की बात यह है कि मोदी जी नॉर्मली बहुत प्लान्ड और मेथोडिक तरीके से काम करते हैं। तो उनकी जो विज़िट्स होती हैं, फॉरेन विज़िट्स, उसका एजेंडा बड़ा क्लियर होता है और पहले से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है कि किन विषयों पे बातचीत होगी और क्या इसका मकसद रहेगा इस मीटिंग का। और बाकी का काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पहले से घोषित रहती हैं मोदी जी की। और इस बार की ये जो विज़िट है नरेंद्र मोदी की अ, रशिया की, एक तो ये शॉकिंग है दुनिया के लिए। वो इसलिए क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में है और उस वॉर के कारण वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रशिया की एक खुली दुश्मनी टाइप की चल रही है। और इस समय रशिया के ऊपर कुछ 8-10 हज़ार या 18 हज़ार कुछ सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। तो मतलब नॉर्थ कोरिया और बहुत सारे ईरान जैसी कंट्रीज़ को अगर देखा जाए तो उनसे भी कई गुना ज़्यादा सैंक्शंस इस समय रशिया के ऊपर लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी चुनाव के बाद सबसे पहला बायलैटरल दौरा डिक्लेयर करते हैं रशिया का। और 9 जून को वो शपथ लेते हैं और उसके ठीक 30 दिन के बाद 9 जुलाई को आज नरेंद्र मोदी जी रूस में बैठे हैं। तो संदेश क्या दे रहे हैं? तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए और चाइना के लिए, सभी के लिए इसमें एक संदेश है कि भारत और रशिया के रिलेशंस क्या हैं, वो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इस कड़ी में आप इसको समझने की कोशिश करिए। मोदी का जो रशिया दौरा है उसके कुछ हाइलाइट्स देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा कि मैसेजिंग क्या हो रही है। तो मोदी जी रशिया में लैंड करते हैं तो उनके जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आते हैं। यही फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही शी जिनपिंग को रिसीव करने के लिए आए थे। तो वहाँ तक प्रोटोकॉल जो है वो रशिया ने मैच किया कि मैं उनकी नज़र में जितनी वैल्यू जिनपिंग की है उतनी ही वैल्यू नरेंद्र मोदी की है। उसके बाद एक स्टेप शायद आगे बढ़ कर के जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, वो मोदी जी के साथ उनकी कार में बैठ कर के उनको साथ में लेके होटल तक गए कि जहाँ पे मोदी जी के रुकने का अरेंजमेंट है जिस होटल में। तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मोदी जी को एस्कॉर्ट करके अपने साथ होटल तक लेके गए। तो यहाँ पे रशिया ने एक कदम आगे बढ़ के हॉस्पिटैलिटी दिखाई। तो यहाँ उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की कि चाइना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंडिया है। उसके बाद जो मोदी जी की फर्स्ट मीटिंग होती है पहुँचने के बाद पुतिन साहब से, तो वो पुतिन साहब से मीटिंग होती है। पुतिन साहब का एक डाचा बोलते हैं ये लोग, फार्म हाउस टाइप का एक होता है, रिट्रीट होती है जो रशियन प्रेसिडेंट्स की होती है। ये मॉस्को से थोड़ा बाहर एक फार्म हाउस टाइप की जगह होती है। एकड़ों में जंगल और सब कुछ होता है, बीच में एक बंगलो होता है रिजॉर्ट टाइप का बड़ा सुंदर सा। तो पुतिन डिसाइड करते हैं कि मोदी जी के साथ यहाँ पे मुलाकात होगी और मोदी वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद पुतिन उनको गेट पे रिसीव करते हैं। और ये एक इनफॉर्मल टाइप का सेटअप रहता है। नॉर्मली अगर आप रशिया में स्टेट विजिट्स वगैरह देखेंगे तो क्रेमलिन में जहाँ पे इनका ऑफिशियल रेजिडेंस है व्लादिमीर पुतिन का, वो एक बहुत बड़ा पैलेस है, बहुत बड़ा गेट है, बहुत गार्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ उन्होंने मोदी जी को रिसीव किया है, यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम स्टाफ पुतिन जी का जो उनके साथ रहता है, सिक्योरिटी स्टाफ और बाकी सब, आप वो वीडियोस भी देख लीजिए तो गिनती के लोग आपको दिखाई देंगे। तो ये एक बिल्कुल घरेलू एटमॉस्फेयर होता है कि जहाँ पे पुतिन ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और मोदी के साथ हमारे कोई फॉर्मल रिलेशंस नहीं है, ये घर की बात है और हम एक घर और परिवार की सेटिंग में, और इसलिए अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में उनको रिसीव नहीं किया उन्होंने,
मॉस्को या क्रेमलिन में रिसीव नहीं किया, कोई फॉर्मल सेटअप में नहीं रखा। पूरा मीटिंग्स और अरेंजमेंट्स जो है वो अपने डाचा में, जो बिल्कुल प्राइवेट अफेयर होता है, जहाँ पे वो खुद अपना पर्सनल समय स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे मोदी जी को रिसीव किया है। तो वो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि इंडिया के जो स्टेट हेड हैं वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं, वो हमारे लिए कोई बाहरी कंट्री के गेस्ट नहीं हैं। तो ये इस टाइप का हुआ है। और वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ घंटों का एक टाइम स्पेंड किया है दोनों लीडर्स ने, और वन टू वन मीटिंग हुई है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि कोई डेलीगेशन बैठा है, इंडिया के 2-3 मिनिस्टर्स बैठे हैं, उनके 2-3 मिनिस्टर्स बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पुतिन साहब और मोदी जी, दो लोग बैठे हैं वन टू वन, उनके फार्म हाउस पे बैठे हैं, और वहाँ बैठ कर के आराम से इन लोगों ने कुछ डिस्कशंस किए हैं। तो इससे ये संकेत जा रहा है कि कुछ अलग टाइप की डिस्कशंस हुई हैं, कुछ वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर के, यूक्रेन वॉर को लेकर के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ब्रिक्स की समिट आने वाली है, ब्रिक्स की समिट में एक नया पेमेंट मैकेनिज्म जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, उसको लाने की बात चल रही है। कुछ लोग एक ब्रिक्स करेंसी या उस टाइप की चीज़ को इंट्रोड्यूस होने की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे एजेंडा हैं जिनको कि अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो शायद इन चीज़ों के ऊपर एक इनफॉर्मल बातचीत मोदी और पुतिन की हुई है। इसके अलावा इंडिया और चाइना का जो एक डिस्प्यूट चल रहा है, उसको लेकर के वेस्टर्न मीडिया लगातार ये बोल रहा था कि चाइना रशिया के बहुत नज़दीक है और ऐसा है, और इसलिए मोदी पुतिन से मिलने गए हैं कि चाइना से जो टेंशन होगी उसमें रशिया का क्या पोजीशन होगी। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि चाइना रशिया के रिलेशंस कोई बहुत अच्छे और प्यार भरे रिलेशंस नहीं है, और रशिया चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं है। और ये जो पुतिन ने अपने फार्म हाउस पे मीटिंग रख के एक जेस्चर दिया है, इसमें भी उन्होंने चाइना को शो किया है कि इंडिया हमारे लिए ज़्यादा भरोसेमंद और क्लोज पार्टनर है, और हम इनको मतलब बाहर ही नहीं मानते हैं, ये हमारे घर का हिस्सा है। तो ये इस टाइप का एक मैसेज देने की कोशिश वर्ल्ड को और चाइना को, सभी को, पुतिन की तरफ से की गई है। तो यहाँ से एक बड़ी क्लियर पोजीशन आ जाती है कि क्या होगा, कैसा होगा। इंडिया का कहना है कि इन केस चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट या कोई वॉर होती है, तो उस कंडीशन में इंडिया को बहुत सारा वेपन्स और बहुत सारी सप्लाईज और स्पेयर्स और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि अगर कोई दो कंट्रीज़ वॉर में हैं, तो उस कंडीशन में कोई तीसरी कंट्री उनको वेपन सप्लाईज वगैरह नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लिए एक दिक्कत हो जाएगी कि अगर रशिया को, क्योंकि रशिया ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस में है, तो अगर रशिया इनको वेपन नहीं देता है तो कैसे काम चलेगा। तो इंडिया इस पर एक प्रेशर रशिया के ऊपर डाल रहा था लगातार कि हमारे ऑलरेडी, क्योंकि 50-60% वेपन प्लेटफॉर्म्स रशियन हैं, तो आप हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें ताकि हम जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो एम्यूनिशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि एम्यूनिशन और कंज्यूमेबल्स ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 80% तो इंडिया खुद बनाता है, लेकिन जो बचा कुचा है उनके लिए बात हुई है, तो उस पर भी रशिया की तरफ से मैक्सिमम चीज़ों पे ग्रीन सिग्नल है कि वो देने को तैयार हैं सारी टेक्नोलॉजीज़, ताकि इंडिया इसको अपने अपने कैलिबर से बना सके, ताकि इन केस ऑफ वॉर एटसेट्रा इंडिया को किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, उसके सारे वेपन्स और सारे इक्विपमेंट्स वर्किंग कंडीशन में रहें, वो खुद अपने स्पेयर्स और कंज्यूमेबल्स बना सके। तो इस टाइप का एक है। अब दूसरा एक जो एंगल है, G7 में नरेंद्र मोदी गए थे और वहाँ पे यूक्रेन को लेकर के बात हुई, क्योंकि वहाँ पे जेलेंस्की भी आए हुए थे और जेलेंस्की से वन टू वन मोदी की बातचीत हुई है। तो हो सकता है कि यूक्रेन वॉर को लेकर के मोदी पुतिन के साथ बैठे हों बातचीत करने के लिए,
कि इसका अंत कैसे करना है और क्या करना है, और कोई अगर प्रपोज़ल बनाना है तो उसमें रशिया की क्या कंसर्न्स होंगी और उस प्रपोज़ल को कैसे डिज़ाइन करा जाए, ड्राफ्ट करा जाए। ज़ेलेंस्की से भी कुछ हद तक बात हुई होगी मोदी जी की। और इस समय दुनिया में इकलौते नरेंद्र मोदी और इंडिया ही ऐसे हैं कि जो यूक्रेन और रशिया दोनों से बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरी साइड आप देख लें तो कोई भी दूसरी कंट्री की आप बात कर लें तो उससे या तो रशिया बात नहीं करेगा या यूक्रेन बात नहीं करेगा। इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि इंडिया को ना वेस्ट रोक पाता है यूक्रेन से बात करने के लिए, और ना रशिया की तरफ से कोई दिक्कत है इंडिया को। तो एक यूक्रेन रशिया वॉर जो है उसको अंत करने का भी एक फार्मूला जो है उस पर डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द एजेंडाज की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो सारे के सारे बड़े इनफॉर्मल टाइप के एजेंडाज हैं। तो इसलिए मोदी जी की इस विजिट के पहले कोई डिटेल्ड एजेंडा सामने आया नहीं है कि वो क्या प्लान और क्या एजेंडा लेकर के रशिया जा रहे हैं। इस बार उनकी जो विजिट है वो इस टाइप के इश्यूज के ऊपर डिस्कशन को लेके है कि ब्रिक्स में क्या होने वाला है, चाइना इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट और जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें इंडिया का क्या रोल होगा, रशिया का क्या रोल होगा, यूक्रेन वॉर का कैसे अंत करना है, क्या करना है, उन सब चीज़ों को लेकर के। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान का क्या करना है, क्योंकि अब पाकिस्तान ऑलमोस्ट ख़त्म है, कोलैप्स होने की पोजीशन में है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया क्या चाहता है कि वहाँ पे अगर ये पाकिस्तान का खात्मा होता है, कोलैप्स होता है, टूट फूट होती है, तो वो किस तरीके से की जाए या हो अपने आप कि मिनिमम नुकसान हो इंडिया को भी और दूसरे देशों के ऊपर भी प्रेशर मिनिमम आए और ये धीरे से आराम से रिजॉल्व हो जाए। और उसमें इंडिया चाहता है कि रशिया इंडिया की हेल्प करे और इस प्रोसेस में वो भी इन्वॉल्व हो ताकि ये चीज़ स्मूथली हो जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से ना बात करता है ना इन्वॉल्व होना चाहता है। और पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि जब उसकी टूटने वाली स्थिति बनी हो और उस समय भारत कहीं किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो, तो भारत की वो सुनेंगे भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भी इंडिया चाहता है कि रशिया वहाँ इन्वॉल्व हो, जैसे यूक्रेन के वॉर को लेकर के इंडिया अपने को इन्वॉल्व करने के लिए रेडी। तो ये एक दोनों कंट्रीज़ के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को लेकर के भी इंडिया रशिया की कुछ हेल्प चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना है, क्या करना है। रशिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर भी है और अभी रशिया से अफ़गानिस्तान के तालिबान के भी अच्छी खासी बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो रशिया भी चाहता है कि इस रीजन के अंदर वो अपना थोड़ा सा प्रेजेंस बढ़ाए और इंडिया को भी उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है जिसमें कि अमेरिका और यूरोप का जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाली है दुनिया के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अफ्रीका के अंदर लाइन से कई कंट्रीज़ में बगावतें हुई और ज़्यादातर कंट्रीज़ वो थीं जिनके ऊपर फ्रांस का एक अच्छा खासा कब्ज़ा या कंट्रोल था। और इन कंट्रीज़ ने फ्रांस के जो राजदूत वगैरह हैं और फ्रांस की जो कंपनीज़ हैं जो इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में माइनिंग वाइनिंग कर रही थी, उन सबको बाहर निकाला है। और सारी ये उठापटक में आपको पीछे दिखाई देगा कि सभी जगह रशिया का हाथ सामने दिखाई देता है। तो यूरोप के फ्रांस जैसे जो पावर्स हैं जो अभी भी कॉलोनीज़ बना करके बैठे हैं अफ्रीका में, तो रशिया ने उन कॉलोनीज़ को फ्री करने का एक कदम उठाया है। तो प्रॉक्सी वॉर टाइप की एक लड़ाई अफ्रीका में भी रशिया लड़ रहा है यूरोपियन पावर्स के साथ। तो कई सारे फैक्टर्स हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें अब यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं वो अफ्रीका से उनको बाहर निकलने के लिए एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और एक एक करके उनके हाथ से कंट्रीज़ बाहर निकल भी रही हैं। रशिया
फ्रांस या दूसरी यूरोपियन पावर्स को अफ्रीका से बाहर निकलने पे मजबूर कर सकता है, मिलिट्री और कू और बाकी सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन उसके बाद ये अफ्रीकन कंट्रीज़ खुद अपने पैरों पे खड़ी होकर के डेवलप हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, ये व्यवस्था करने के काम जो हैं वो रशिया नहीं कर सकता है, क्योंकि रशिया की खुद की इकोनॉमी इतनी नहीं है, रशिया के पास खुद इतना मैन पावर नहीं है कि वो इतनी सारी कंट्रीज़ को साइमल्टेनियसली हेल्प दे सके, एड दे सके, एजुकेशन दे सके, हेल्थ दे सके, दुनिया भर की चीज़ें जो लगती हैं किसी कंट्री को, वो नहीं दे सकता। तो वहाँ पे रशिया एक्सपेक्ट करेगा कि इंडिया इन कंट्रीज़ का साथ दे। इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल साउथ का लीडर अपने को बोलता है, तो ऐसी स्थिति में अफ्रीका को लेकर के भी एक अच्छा खासा डिस्कशन और बाकी सारी चीज़ें रशिया के साथ हुई होंगी। मोदी जी आज रशिया का एक न्यूक्लियर साइंस का म्यूज़ियम है एटम सेंटर करके, तो वहाँ विज़िट पे गए थे, जहाँ पे कि जो लेटेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है रशिया की, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। और रशिया बहुत ज़्यादा उत्सुक है भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर जो डील है, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह का डेवलपमेंट है। ऑलरेडी हमारी रशिया के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप है उस फील्ड में, तो हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी रशिया ने ऑफ़र किया है कि वो इंडिया को एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूल देना चाहता है। तो उन्होंने कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एडिशनल एडवांसमेंट्स की हैं कि जिसके कारण उतनी ही क्वांटिटी में वही फ्यूल जो है उसको कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वो आपको और ज़्यादा एनर्जी आउटपुट देता है और ज़्यादा लंबे समय तक वो फ्यूल चलता है। इसके अलावा एटॉमिक सेंटर में आपने देखा होगा कि मोदी जी और पुतिन काफ़ी देर तक खड़े होकर के एक शिप के मॉडल को देख रहे थे। तो वो एक्चुअली न्यूक्लियर पावर बेस्ड आइस ब्रेकर था मेरे ख्याल से। और अभी आर्कटिक सर्कल ओपन होने वाला है, आर्कटिक में शिपिंग ओपन होने वाली है। और अभी जब स्टार्ट होगी शिपिंग तो आइस ब्रेकर्स का यूज़ करके लगातार आइस को तोड़ना पड़ेगा ताकि नॉर्मल शिपिंग उस पर मूव हो सके। तो रशिया ने उसके लिए न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स बनाए हुए हैं और इंडिया को भी इंटरेस्ट है कि वो भी अपने आइस ब्रेकर्स न्यूक्लियर पावर्ड बनाए। इसके अलावा इंडिया चाहता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया बना रहा है और जो न्यूक्लियर सबमरीन्स की प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए भी उसको वो टेक्नोलॉजी मिले कि छोटे साइज़ के न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। उसमें भी रशिया जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल पे इंडिया के साथ बातचीत कर रहा है और ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी देने के लिए रशिया एग्रीड है। तो उसको लेकर के भी कुछ ना कुछ बात हुई होगी ताकि इंडिया अपना न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों डेवलप कर सके। तो इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर एक डिस्कशन एक्सपेक्टेड है। अब जब दौरा ख़त्म हो जाएगा और मोदी जी वापस इंडिया आएंगे, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। इसके अलावा मोदी जी का एक विज़िट जो है वो ऑस्ट्रिया की है, तो वो आज मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया पहुंच जाएंगे और ऑस्ट्रिया की विज़िट कंप्लीट करने के बाद कल वहां से निकलेंगे और इंडिया आ जाएंगे। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप की कंट्री है, जर्मनी के बाजू में है और एक ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप की कंट्री है। उन्होंने एक न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई है कि वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ भी बहुत ज़्यादा झुकते नहीं हैं, वो रशिया की तरफ भी ज़्यादा झुकते नहीं हैं। वो बीच में कभी रशिया का सपोर्ट करते हैं, कभी वेस्टर्न यूरोप का सपोर्ट करते हैं, खुद को न्यूट्रल रखते हैं। जो उनको सही लगता है वो उस स्टैंड पर रहते हैं और वो अपने आप को ऐसे ही न्यूट्रल रखना चाहते हैं। तो मोदी जी की वहाँ पे भी एक दिन की विज़िट है। 40 सालों के बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की वहाँ विज़िट हो रही है और ऐसा माना जाता है कि अगर रशिया यूक्रेन के बीच में कोई समझौता या डिस्कशन करने की बात होगी तो हो सकता है कि ऑस्ट्रिया का एक उसमें रोल रखा जाए और ऑस्ट्रिया को वेन्यू बनाया जाए इन बातचीत का, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन और रशिया दोनों आकर के मीटिंग कर सकते हैं।
तो कहीं उस चीज़ को ग्राउंड बनाने के लिए उस चीज़ का, तो मोदी जी नहीं जा रहे हैं। दूसरा इसके अलावा क्या है कि G7 की मुलाकात में मोदी जी से सारी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो मुलाकात हुई है, उसमें उनका भी एक कंसर्न ये था कि एक तरफ तो अमेरिका उकसा रहा था इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को, ख़ासतौर से यूरोपियन पावर्स को, कि यूक्रेन में लड़ाई को और भड़काओ और आगे ले जाओ। अब और आगे ले जाने के लिए सिर्फ अब ये बचा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ अपने जो बहुत ख़तरनाक और हाई एंड वेपन्स हैं, वो यूक्रेन में पहुंचाना शुरू करें, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल्स वगैरह। ये अगर वो करते हैं और यूक्रेन इन लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स का यूज़ करना शुरू करता है, तो वो हिट करेगा रशिया के अंदर टारगेट्स को। अगर ऐसा हो जाता है तो रशिया ने बड़ा क्लियर कहा है कि अगर हमारे टेरिटरी के अंदर आपके वेपन्स आके गिरने लगेंगे, तो हमारी जवाबी कार्रवाई आपकी कंट्रीज़ के ऊपर हमारी मिसाइल्स के थ्रू होगी। तो यूरोपियंस जो हैं, वो अमेरिकन प्रेशर के अंदर हैं कि यूक्रेन की लड़ाई को बढ़ाना भी है, और वो रशिया की इस वार्निंग से डरे हुए भी हैं कि रशिया पूरा वॉर लेकर के यूरोप में घुस जाएगा। अब ऐसा होगा तो जैसे पहले पोलैंड पड़ेगा, उसके आगे जाएंगे तो ऑस्ट्रिया पड़ेगा, और उसके बाद फिर जर्मनी और बाकी सब कंट्रीज़ लाइन से पड़ना शुरू होती हैं। तो ऑस्ट्रिया के साथ बैठ करके शायद मोदी जी इस पर भी डिस्कशन करना चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो न्यूट्रल हैं या जो नहीं चाहती हैं कि ये लड़ाई यूरोप के अंदर आए, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, वो एक साथ आएँ और ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके ये जो वेस्ट यूरोप की कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर यूरोपियन यूनियन में एक प्रेशर बनाएं कि भाई ये फालतू का युद्ध हम लोग अंदर क्यों ला रहे हैं। और अभी हाल में यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस में जो राइट विंग गवर्नमेंट्स, राइट विंग पार्टीज जो हैं, उनकी एक अच्छी खासी जीत हुई है यूरोपियन यूनियन में। तो ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी कि इस वॉर को किसी तरीके से अवॉइड किया जाए, रोका जाए कि ये यूरोप की तरफ ना आए। तो इस टाइप के काफ़ी सारे कैलकुलेशंस हैं जिसको लेकर के मोदी जी वहाँ पे गए हुए हैं, और देखना होगा रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेकिन ये है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज हो रहा है, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी की जा रही है सभी जगह पे। भारत और रूस भी कर रहे हैं, और उससे संबंधित ये चर्चा है। इसी कड़ी में कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि भारत का जो विपक्ष है, उसके बहुत अजीबोगरीब से रिलेशंस दुनिया भर की बहुत सारी सीक्रेट सर्विसेज के साथ रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी शायद पुतिन से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गए हैं कि जो ये दिखा सके कि हमारे यहाँ के कुछ विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, उनके रशिया के साथ, अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज के साथ कैसे क्या रिलेशंस रहे हैं, और उसके अगर कुछ एविडेंसेस रशिया में पड़े हैं तो वो इंडिया को प्रोवाइड किए जाएं। तो इस टाइप का भी कुछ एक बातचीत चल रही है। देखना पड़ेगा क्या होगा। ये जो दौरा है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसकी 20 से 30% बातें आपको अगले 5-7 दिन, हफ्ते भर के अंदर सामने आ जाएंगी, और बाकी जो 70-80% बातें हैं वो महीनों और सालों में धीरे धीरे निकल के सामने आएंगी। तो ये एक नॉर्मल सामान्य दौरा नहीं है, ये एक दुनिया में युग बदल रहा है, ये कह लीजिए, और उसकी तैयारी के लिए ये दौरा है। तो इसमें हो सकता है कि बहुत से डिस्कशंस ऐसे किए गए हों जो कि 20 साल, 30 साल, 40 साल आगे के नज़रिए से कुछ बातें की गई हों। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये दौरा जो है, ये भारत के बाकी की दुनिया के साथ जो रिलेशंस हैं, उनको भी एक नया डायरेक्शन देगा। मोदी इस दौरे के माध्यम से वेस्ट को एक संदेश और देना चाहते थे, बहुत कड़ा संदेश देना चाहते थे,
और वो था इलेक्शन इंटरफेरेंस को लेकर के कि वेस्ट ने हमारे इलेक्शंस में जो खुराफात की है उससे भारत और मोदी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, भारत की सरकार खुश नहीं है। और उस इलेक्शन इंटरफेरेंस की जो सज़ा है, जो कीमत है, वो वेस्ट को चुकानी पड़ेगी। और उस कड़ी में भारत ने सबसे पहले रूस के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने का एक फैसला लिया है। और ये अमेरिका को और अमेरिका के डीप स्टेट को एक मैसेज है कि आप हमारे साथ खेल खेलते रहेंगे तो उसके बाद आप ये उम्मीद ना करें कि हम आपके साथ सिर झुका करके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा। पलट के हमारी तरफ से आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि तकलीफ़ और दर्द आपको भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज देने के हिसाब से दौरा किया गया है। तो आगे इसके बारे में क्या होगा वो हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।